दोस्तों ये कहानी है केडा और अल्फा की। केडा जो अपने साथियों के साथ शिकार पर जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है कि केडा अपने ही साथियों से बिछड़ जाता है। केडा को अपने घर जाना था जिसके लिए केडा को एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। फिर केडा को अल्फा मिलता है जो उसके पूरे सफर में उसकी मदद करता है। चलिए आइए देखते हैं आखिर ये अल्फा कौन है। कहानी की शुरुआत में टाओ और उसके बस्ती के साथी शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें एक जंगली भैंसों का झुंड दिखाई देता है। जंगली भैंस का झुंड उनसे थोड़ी ही दूर पर मौजूद था। टाओ अपने साथियों को शिकार करने के लिए तैयार होने का आदेश देता है और धीरे धीरे सब झुंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो सब झुंड के करीब पहुंचे तो टाओ सबको एक आदेश देता है और सभी एक साथ भैंसों पर हमला कर देते हैं। जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थे। उन्होंने भी अपना बचाव करने के लिए टाओ और उसके साथियों की तरफ भागने लगते हैं। तभी टाओ अपने साथी को एक साथ भैंसों पर भाला फेंकने का आदेश देता है। भाला से डर कर सब भैंसे उल्टी दिशा में भागने लगती हैं और एक गहरी खाई की तरफ जाने लगते हैं। टाओ और उसके साथी भी उनका पीछा करते हैं। जैसे ही भैंस खाई के किनारे पहुंचते हैं तो वो एक एक करके खाई में गिरने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा झुंड खाई में गिर जाता है, लेकिन तभी एक जंगली भैंस खाई में कूदने की बजाय केड़ा के तरफ भागने लगता है। असल में ये केड़ा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी की वजह से केड़ा उस भैंस से डर कर भागने लगता है। भैंस पीछे से आकर केड़ा को टक्कर मार देता है और केड़ा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन भैंस इतने में नहीं रुकता। वो एक बार फिर से घूमकर केड़ा की तरफ भागने लगता है। इस बार भैंस केड़ा को उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगता है। तभी टाओ पीछे से उस जंगली भैंसे पर भाला तो फेंक देता है, लेकिन पेट में भाला लगने के बावजूद भी भैंस सीधा खाई में जाकर कूद जाता है। टाओ और उसके साथी तुरंत ही केड़ा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागते हैं, पर वो सब जाकर देखते हैं कि केड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ है। केड़ा ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाता और हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। किस्मत से केड़ा सीधा खाई में नहीं गिरता, बल्कि वो एक बड़ी सी चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। असल में केड़ा टाओ का बेटा है और टाओ नीचे जाकर केड़ा को बचाना चाहता है, लेकिन उसके साथी टाओ को ऐसा करने से रोकते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। टाओ को अभी भी विश्वास था कि शायद मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, इसलिए टाओ वहीं बैठकर केड़ा को आवाज लगाता है। टाओ बस्ती का मुखिया होने की वजह से वो वहाँ ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उनको खाना लेकर बस्ती तक पहुँचना ही होगा। इसलिए अगली सुबह टाओ केड़ा के लिए अंतिम पूजा करके वहाँ से बस्ती की ओर जाने लगता है। वहीं नीचे पड़े केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। थोड़ी ही देर बाद केड़ा के ऊपर एक चील की नजर पड़ती है। चील अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो तुरंत ही केड़ा के पास पहुँच जाता है, पर जैसे ही चील केड़ा को खाने के लिए आगे बढ़ी तो केड़ा को तुरंत होश आ जाता है और केड़ा एक ही बारी में चील को पकड़कर खुद से दूर कर देता है। केड़ा अपने आप को उस चट्टान पर देखकर बहुत घबरा जाता है और मदद के लिए जोर जोर से टाऊ टाऊ चिल्लाने लगता है, पर जल्दी केड़ा को एहसास हो गया कि मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। पर केड़ा भी सोच लेता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए केड़ा लटक कर नीचे उतरने का फैसला करता है। इसी कोशिश में केड़ा का पैर फिसल जाता है, पर सही समय पर केड़ा चट्टान को फिर से पकड़ लेता है। अब केड़ा के पास नीचे से कोई सहारा नहीं था। केड़ा ज्यादा देर तक सिर्फ अपने हाथों के बल पर लटका तो नहीं रह सकता था, इसलिए केड़ा पूरी जान लगाकर उस चट्टान को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश होती है। देखते ही देखते नीचे उस जगह पर इकट्ठा हुए पानी ने एक नदी का रूप ले लिया था। केड़ा सोचता है अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से पानी में कूदना ही पड़ेगा और ये मेरा आखिरी मौका है। केड़ा बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा देता है। अगली सुबह केड़ा की आँख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था। तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया, जिसे केड़ा हिला तक नहीं पा रहा था। केड़ा जूते उतार कर देखता है कि पैर की हड्डी हिलने की वजह से पैर काफी ज्यादा सूज गया है। केड़ा तुरंत ही दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा देता है और हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाता है। फिर केड़ा अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा देता है। केड़ा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए केड़ा पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला करता है। चोटी पर पहुंचने के बाद केड़ा की नजर उन पत्थरों पर पड़ती है जिन्हें टाओ ने अपने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केड़ा अंदर तक टूट जाता है। तभी केड़ा को कुछ आवाज सुनाई देती है और पीछे मुड़कर देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ भागे आ रहा है, जिन्हें देखते ही केड़ा पूरी रफ्तार के साथ भागने लगता है। लेकिन केड़ा भेड़ियों से तेज तो नहीं दौड़ सकता था। भेड़िए भी जल्द केड़ा के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। भागते भागते केड़ा आगे जाकर देखता है कि एक सूखा हुआ पेड़ है और भेड़ियों से बचने के लिए केड़ा उस सूखे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और इसी बीच भेड़िया केड़ा का पैर पकड़ लेता है। केड़ा तुरंत ही अपने चाकू निकाल कर उस भेड़िया को मार देता है, जिसके बाद वो भेड़िया जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। पर अभी भी उसके साथी उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे। केड़ा उन भेड़ियों के जाने तक उसी पेड़ पर रुकने का फैसला करता है और पूरी रात केड़ा को उसी पेड़ पर रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब केड़ा की आंख खुलती है तो केड़ा देखता है कि भेड़िया अपने जख्मी साथी को वहाँ छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। केड़ा सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर अपने लिए हथियार बनाता है, जिसके बाद केड़ा जख्मी भेड़िया को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन उस भेड़िया को ऐसी जख्मी हालत में देखकर केड़ा का दिल पिघल जाता है और केड़ा भेड़िया की जान को बख्श देता है। इसके बाद केड़ा अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले एक रस्सी की मदद से भेड़िया का मुंह बांध देता है और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो जैसे तैसे रात
काटता है। अगली सुबह कीड़ा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी चोट पर लगा ही रहा था कि तभी वो भेड़िया अपने मुंह पर बंधी रस्सी को खोल देता है। ये देखने के बावजूद कीड़ा शांति से वहीं पर बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद भेड़िया को पानी पीने के लिए देता है, लेकिन वो भेड़िया अपना दांत दिखाकर कीड़ा को डरा रहा था। लेकिन कीड़ा फिर भी अपने आप को शांत रखते हुए उसे पानी देता है। कीड़ा के इस बर्ताव को देखकर भेड़िया भी शांत हो जाता है। फिर भेड़िया कीड़ा के दिए हुए पानी को पीता है। ये देखकर कीड़ा काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद कीड़ा भेड़िया की चोट पर चिपके हुए कीड़े को हटाता है और उन्हें भेड़िया को खाने के लिए दे देता है। लेकिन कीड़ा जानता है कि हमें जिंदा रहने के लिए शिकार की जरूरत तो है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो अगले दिन एक खरगोश का शिकार करने जाता है। जब कीड़ा उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है तभी वो भेड़िया आगे बढ़कर कीड़ा से खरगोश छीनने की कोशिश करता है, पर कीड़ा जानता है कि भेड़िया को काबू में रखने के लिए मुझे खुद को भेड़िया से ज्यादा ताकतवर दिखाना होगा। इसीलिए कीड़ा तुरंत ही भेड़िया को डरा कर पीछे कर देता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए कीड़ा जमीन पर खड़े खरगोश को दांत से चबाने लगता है, जिसे देखकर भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसी रात कीड़ा ने कई दिन बाद खाना खाया था और वहीं दूसरी तरफ भेड़िया चुपचाप बैठकर कीड़ा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद कीड़ा उसे भी खाने को देता है। इसके बाद कीड़ा भेड़िया को साफ साफ जता देता है कि उसे खाने के लिए कीड़ा की इजाजत की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक आराम करने के बाद कीड़ा बर्फ गिरने से पहले वापस घर जाने का फैसला करता है, लेकिन कीड़ा उस भेड़िया को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने भेड़िया से अपने परिवार को ढूंढने को कहा, लेकिन वो भेड़िया वहाँ से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। कीड़ा उसे वहीं पर छोड़कर अकेले घर जाने का फैसला कर लेता है। जैसे ही कीड़ा बाहर निकलकर चलना शुरू कर देता है वैसे ही भेड़िया धीरे धीरे कीड़ा के पीछे आने लगता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने के बाद कीड़ा परेशान होकर भेड़िया को भगाने के लिए एक लकड़ी उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन डर कर भागने की बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर कीड़ा के आगे भागने लग जाता है। इससे पहले कि कीड़ा कुछ भी समझ पाता उसकी नजर पास ही में खड़े कुछ जंगली सूअर ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागने लगता है और वहीं दूसरी तरफ कीड़ा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा था और जैसे ही वो जंगली सूअर भेड़िए से बचने के लिए कीड़ा की तरफ भागते हैं तो कीड़ा उसे मारने की बजाय चुपचाप देख रहा था, जिसकी वजह से वो सूअर भागने में कामयाब हो गए। ये देखकर भेड़िया काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि कीड़ा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। पर थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच समझौता भी हो गया और कीड़ा उस भेड़िया का नाम एल्फा रखता है। अगले कुछ दिनों में एल्फा की मदद से कीड़ा काफी अच्छे से शिकार करना सीख जाता है और अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। यहाँ तक कि रात को एल्फा कीड़ा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता था। वहीं कीड़ा को भी इन सब में अब मजा आ रहा था। कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगा था, लेकिन कीड़ा और एल्फा इसी तरह अपने शिकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर एक दिन कीड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से कीड़ा सीधा पानी में गिर गया और अब कीड़ा को ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं एल्फा भी अपने वजन से बर्फ तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, पर एल्फा का वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार कीड़ा अपने चाकू की मदद से अपने लिए बाहर आने के लिए रास्ता बना ही लेता है, जिसके बाद एल्फा की मदद से वो जैसे तैसे बाहर आ ही जाता है। अगले दिन रास्ते में कीड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखते ही कीड़ा थोड़ा खुश हो जाता है। पर जैसे ही कीड़ा उस आदमी के पास पहुंचा तो देखा कि वह आदमी पहले से ही बर्फ से जमकर मर चुका था। इसके बाद कीड़ा टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं है, जिससे कीड़ा बहुत निराश हो जाता है। पर वह किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना ही चाहता था, इसलिए वो दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। चलते चलते थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सामने से बर्फीला तूफान आ रहा है और साथ ही पीछे से देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे हैं। कीड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागने लगता है। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद भी वो सही समय पर उस गुफा के अंदर पहुंच ही जाते हैं। अंदर पहुंचते ही कीड़ा और एल्फा उन कुत्तों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह समझ गए कि वो कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे। कीड़ा को लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन एल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने की तैयार में खड़ा था और कुछ ही सेकंडों बाद उनके सामने काले रंग का तेंदुआ आ खड़ा हुआ, जिसने कीड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। पर कीड़ा को बचाने के लिए एल्फा उस तेंदुए के सामने आ गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कीड़ा तो बहुत डरा हुआ था, पर वो जानता था कि अगर मैंने तेंदुए को नहीं मारा तो एल्फा का जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके कीड़ा ने एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया, जिससे लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। तेंदुए के नीचे गिरते ही कीड़ा एल्फा को आवाज लगाता है, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। कीड़ा के बार बार आवाज लगाने पर एल्फा थोड़ी देर बाद खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद करवा लेता है। एल्फा कीड़ा की तरफ आने की कोशिश करता है, पर अपने जख्मों की वजह से एल्फा वहीं गिर जाता है। कीड़ा जानता है कि एल्फा ने कई बार मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे भी किसी भी हाल में एल्फा को अपने घर ले जाना है। अगली सुबह दोनों वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटों बाद आगे जाकर उन्हें एक पत्थर मिलता है, जिस पर कीड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ। इसका मतलब था कि अब वो लोग घर से थोड़ी ही दूर हैं। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से एल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद ही एल्फा नीचे गिर जाता है। कीड़ा चाहता है कि किसी भी
भी तरह अल्फा मेरे साथ मेरे घर आ जाए। लेकिन अल्फा के चेहरे को देखकर कीड़ा समझ गया था कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता। लेकिन कीड़ा इतनी जल्दी हार नहीं मानता। कीड़ा अल्फा को अपने कंधों पर उठाकर अपनी बस्ती की ओर बढ़ने लगता है। जिसके बाद कीड़ा इसी तरह रात भर अल्फा को लेकर चलता ही रहा और अगले दिन उन्होंने अपनी हिम्मत के भरोसे कई सारे पहाड़ों को पार कर लिया। आखिरकार एक जगह पहुंचकर कीड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वह अल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा उस बस्ती के पास पहुंच गया। जहां पहुंचते ही वह नीचे गिर गया। ताऊ कीड़ा को अपने सामने जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया। और तभी कीड़ा की माँ भी आती है जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। कीड़ा भी अपने मॉम डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसने अपने डैड को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने को कहा। जिसके बाद कीड़ा बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो कीड़ा को पता चला कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दे रखा है। जिसका मतलब ये था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया है जो पूरे सफर में पेट से थी, पर इसके बावजूद भी उसने कीड़ा का पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद कीड़ा के मन में अल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया। और इसी तरह ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।